नमस्कार। सीजीवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र अवस्थी। इस सीरीज में हम बात करेंगे समाज में मानव सभ्यता के विकास के क्रम की। तरक्की में हम आज जिस मुकाम पर हैं उसे तो हम हर क्षण महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे अंदर एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि यह विकास किस तरह का हुआ होगा। और इस जिज्ञासा के कारण ही बहुत सारे वाद हमारे सामने आए, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। लेकिन जो हमारे बीच बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को बारीकी से देखा है, विकास क्रम को बारीकी से देखा है, इनसे बात करने पर भी हमें बहुत सारे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। आज इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाज जीवन को बारीकी से देखने वाले बजरंग केडिया जी। केडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये कि ये जो मानव सभ्यता में का जो विकास का क्रम है, उसमें ये बसाहट की शुरुआत किस तरह हुई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से मेरी जानकारी है कि अपन धार्मिक ग्रंथों की बात को छोड़ दें, रामचंद्र कृष्ण या एक तो इतिहास होता है, एक प्राग इतिहास होता है। प्राग इतिहास का मतलब आदमी किन किन स्तरों में जीवित रहा, प्राणी मात्र में औरों से और जीवों से, जंगल में रहने वाले जीव, मांसाहारी और शाकाहारी, पक्षी, जलचर, इनसे किस मामले अलग है और कैसे अलग गिनती हुई इसकी सुनी। तो बहुत सा स्ट्रगल है, बहुत से फेजेज हैं। इसके बारे में डॉक्टर राय कृष्णदेव राय चौधरी हैं। ये पद्म विभूषण हैं, 2 बार के लेखक, पत्रकार, लेखक में कहना चाहिए, साहित्यकार, लेखक। उन्होंने बहुत पुरानी कहानी है जो शायद पहले एमए में चलती थी कि महिला को दोयम दर्जे का बनाने में या पुरुष का वर्चस्व कायम करने में, आपने सुना होगा, कभी मातृसत्ता हुई करती थी, जो दुर्गा को बोलते हैं। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये देवियाँ मातृसत्ता की द्योतक हैं। देवताओं के रहते हुए भी, मतलब गणेश, रामचंद्र, विष्णु, शिव, इसके सिवाय भी मातृसत्ता की व्यवस्था है, या उसकी कल्पना की गई या उसके बारे में लिखा गया। उन्होंने जो पहली कहानी लिखी, राय कृष्णदेव राय चौधरी ने, वो थी कि महिला जब दौड़ती है, लज्जा से जलजल हो गई, शायद इस किस्म की कोई कहानी थी। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की बताई हुई है, मेरी पढ़ी भी हुई है। तो उसमें उसको बोलती है, वो बोलता है, पहले तो वस्त्र थे ही नहीं, आदमी जिस तरह से समाज का निर्माण वगैरह का कोई सवाल ही नहीं था, पाषाण युग था, पत्थरों और लकड़ी यही औजार थे, और जीवों के पास ये औजार भी नहीं थे। जैसे शेर, हाथी, ये चाहे कितने ही बलशाली हों, किसी के पास चोंच है, किसी के पास पंजा है, किसी के पास कंधे मजबूत हैं, कोई दौड़ जरूर हो सकता है। आदमी दौड़ ज़्यादा ना सकता हो, पर उसके पास ये आदिम हथियार थे, पत्थर, उसको नुकीला बनाना, लकड़ी को नुकीला बनाना, उसके भरोसे शिकार कर लेना, खास करके शाकाहारी जीवों का, यही उसका भोजन था। पक्षियों का भी शिकार कर सकता था, जबकि बहुत से और दूसरे जीव पक्षियों का शिकार नहीं कर पाते थे। जलचरों का ही शिकार करते थे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा सकती है,
मगर सबको खा सकता है, घड़ियाल सबको खा सकता है, पर बाकी जलचरों का मछली सबके शिकार थी और बहुतायत में भी होती थी। खैर वो किस्सा एक अलग किस्म का है। तो पहले जब परिवार ही नहीं थे, शरीर तो ऐसा बना है कि उसका उत्सर्जन होगा ही, उसका प्रस्फुटन होगा ही, नई कोपलें आएंगी, नए अंडे पैदा होंगे, नए बच्चे पैदा होंगे। एक उम्र के बाद गर्भाधान भी होता है, सब स्तनपायी जीवों में होता है, आज भी होता है। तो मनुष्य का मनुष्य से, स्त्री से गर्भाधान हुआ होगा और उसको पालने की जिम्मेदारी पुरुष नाम के आदमी की बिल्कुल नहीं थी। महिला ही उसको किसी कंदरा में, किसी गुफा में, किसी झुरमुट में अपने बच्चे को पालती थी। वो उसको ठंड से भी बचाती थी, वो उसको बरसात से भी बचाती थी, जंगली पशुओं से भी बचाती थी और उसको बड़ा करती थी। यदि 6 जन्मते थे तो 1 या 2 ही बड़े हो पाते थे, बाकी सब शिकार हो जाते थे। इस तरह से कुछ जनसंख्या बड़ी होगी। वो कहानी में राय कृष्णदेव राय चौधरी की कहानी में है कि चंपा बहुत होशियार थी। वो 6 बच्चों को, 7 बच्चों को पाल ली, तो उस किस्म से उसकी सत्ता चालू हो गई। 7 उसके कहने पर तैयार रहते थे। 3 लड़कियां थी, 4 लड़के थे, और वो सब के सब किसी पर भी जीव पर, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही विशाल क्यों ना हो, उसको पस्त करने में काफ़ी थे, मजबूत थे। चंपा अपने आप में बिना ताज की रानी थी। उसकी कहानी है। आगे की बात यह है, जैसे अपन 4 स्तरों पे सोचते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ। कौन कौन से स्तर? पहला पाषाण युग, शिकार युग जिसको अपन कहते हैं, कि कुछ पैदा हो खेती ही थी ही नहीं। भाई जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये जो वेद हैं चारों, यजुर्वेद, इनमें पहली बार बताया गया है कि अग्नि पैदा हुई है। इन वेदों में ही दिखाया गया है, और इन वेदों में ही दिखाया गया है कि खेती की शुरुआत कैसे हुई है। तो पहले जब पाषाण युग था तब खेती नहीं होती थी। जब खेती नहीं होती थी, गांव ही नहीं बसे थे, परिवार ही नहीं बसे थे, शादी नाम की कोई संस्था ही नहीं थी। जैसे और दूसरे जीव पैदा होते हैं वैसे आदमी पैदा होता था। आगे की बात यह है कि पाषाण युग के बाद लोगों ने सोचा, खास करके आदमियों ने, कि जिस जानवर को, जिस शाकाहारी जानवर को हम खाते हैं, उसका और भी उपयोग हो सकता है। क्या क्या उपयोग हो सकता है? बोले तो उसको बच्चे बनाए पाल करके, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, पशुपालन। हाँ, वो पशुपालन का युग शुरू हुआ। एक ईसप फेबुल है, जिस तरह से अपने हिंदुओं में, या समझ लीजिए देवनागरी में, या वो है पंचतंत्र की कहानियाँ। ये भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में है। उसी तरह से ईसाइयों के लेखन में ईसप फेबल्स मतलब लोक कथा, ईसप की लोक कथाएं, उसका वर्णन है। तो उस समय मुद्रा का चलन ही नहीं था, पर फिर भी गहनों के लिए आकर्षण था। लोग उत्सव मनाते थे, पर जिसके पास ज़्यादा जानवर होते थे वो ज़्यादा रईस था, वो ज़्यादा दमदार था, उसका रौब चलता था, उसको ही मुखिया माना जाता था। उसमें एक कथा है इलियस की। इलियस की कथा, बोले इलियस वो रसिया के नीचे में काकेशस पर्वत के आसपास उसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके पास 20,000 से ज़्यादा भेड़ें,
600 घोड़े, जी 150 ऊँट, जी 400 आदमी जी उनको पालने के लिए, और 300 कुत्ते थे जी जो, और उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी क्योंकि सब जगह झगड़ों को, दलों के आपस के झगड़े चलते थे। क्या झगड़ा होता था उस समय? जी बोले ये जो प्रेरीज का मैदान है, यहाँ मैं अपने जानवर चराऊँगा। जी घास के मैदानों का झगड़ा होता था। जी भाई जिसके भी जानवर चढ़ जाए, प्रेरीज का मैदान फिर उग जाएगा। जी मंगोल के पठार में मैं अपना चराऊँगा। तो ये इनके झगड़े होते थे, इनके काफिले चलते थे, बस्तियाँ नहीं बसी थी। उन काफिलों में ये बात रहती थी कि वो इलियस है जो झगड़े निपटाने में रहता था। जी उसी समय की बात है कि अपन लोग देखिए तो कृष्ण अपने टाइम का, जी यदि कृष्ण की कथा को जी। गौर करें जी तो वो भी डेयरी युग था, ऐसा समझ लो। हाँ। कंस जो वसूल करता है जी वो मक्खन बिक्री का या मक्खन वसूल करता करता है लगान के रूप में। जी जी नहीं, हाँ, डेयरी का ही युग था। डेयरी का युग था। ईसा मसीह भी चरवाहे के यहाँ पैदा हुए थे, जी वो भी डेयरी युग था। जी जी मतांतर, उसके बाद जो किस्सा हुआ तो अलग है। हाँ पर उस युग से आगे बढ़ करके एक कल्पना ये की गई, कई जगह घास जैसा पैदा हो गई, जी वहाँ नहीं चराया गया, जी कोई दल नहीं पहुँचा, जी जी तो कालांतर में वहाँ बीज पैदा हो गए, जिन घास पे बीज पैदा हो गए। जी तो लोगों ने देखा इस घास के भरोसे जानवर बढ़ सकते हैं, जी जानवर पैदा हो सकते हैं, तो इन बीजों के भरोसे हम लोग भी रह सकते हैं। तब जा कर के खोज हुई। एक जापानी कहानी है कि एक लड़के को और एक लड़की को गलत आचरण के कारण से घर से निकाल दिया गया। जी तो लोग क्या करें, कहाँ रहें? तो लोग समुद्र किनारे गए। जी तो जहाँ जरा सी दलदली ज़मीन थी, जी मिट्टी और रेत का मिश्रण था, जी वहाँ उन लोगों ने पौधे लगाए। जी खेती पूरी तौर से हाथ से होती है, जी आज तो मैकेनाइज्ड है, जी पर आज से 50 साल पहले मैंने देखा है जी कि आदमी खुद ही हल चलाता है, खुद ही निंदाई करता है, खुद ही ब्यासी करता है, खुद ही कटाई करता है, खुद ही उसकी मिसाई करता है। तो उस समय के युग में यदि सोचा जाए तो तब जाकर के कुछ बसाहट की बात हुई, तब जाकर के कुछ ऐसा होगा कि ज़्यादा हाथ की ज़रूरत है जी तो बच्चा पैदा होना चाहिए। जी नहीं तो पहले ये सोचते थे कि बच्चे पैदा होंगे तो सैनिक बनेंगे और किसी चीज़ के लिए जनसंख्या की ज़रूरत नहीं। जी ये किस्सा यदि अपन जोड़ के देखें जी तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है पाटिलपुत्र का, जी मगध, मगध नालंदा विश्वविद्यालय। जी सभ्यता का उदय जी हिंदुस्तान में वहीं से माना जाता है। और वो समय था जो कालगणना के हिसाब से यदि सोचें जी तो वो समय जो विक्रम संवत या जो ईस्वी है, जी आज 2024 है, जी विक्रम संवत शायद 2084 होगा जी हाँ या 88 हाँ होगा। जी जी उसके पहले के कालगणना पता नहीं, पता नहीं। यानी 2000 साल का तो मालूम है, जी उसके पहले 3000 साल और कैसे गुजरे होंगे जी वो अज्ञात है, पूरी तौर से अज्ञात है। जी हाँ, गुप्त काल में जी मगध में जो झगड़े हुए उसमें चाणक्य की बात है, उसमें ये जरूर कहा गया है कि शादियाँ होनी चाहिए। जी इसके पहले शादियाँ नहीं होती थी। इसका मतलब कोई भी आदमी अपने हरम में, अपने महल में जी यदि वो दमदार है, झगड़ा कर सकता है, दबाव बना सकता है, दबंग है, ताकत दबंग है, ताकत है। जी इसके बारे में लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। जी
अपने आप में मैं उसको ग्रंथ मानता हूँ, इतिहास मानता हूँ। जी जो उसकी लिखी हुई जी आम्रपाली है, हाँ जी 2 भागों में है, जी 700-800 पुस्तकों पेज की किताब है जी वो। जी एक बात ये बता देना चाहता हूँ जी कि आजकल अब पढ़ने का चलन भी कम हो कम गया हो है। गया है वो, कोई समरसेट मॉम के यू आर एंड पीस को नहीं पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना जी कोई मैक्सिम गोर्की की जी उसको माँ करके जो कहानी है उसकी, उसको जो पढ़ना मुश्किल काम है। जी दास्तोवस्की के क्राइम को पढ़ना मुश्किल काम है। जी द गुड अर्थ जो पर्ल एस्बक ने लिखी है चाइना के बारे में, यदि चाइना का इतिहास देखना है जी तो पर्ल एस्बक की गुड अर्थ को पढ़ लो। जी पर वो 700 पेज, 600 पेज, 500 पेज की किताब है, जी कौन पढ़े? जी एक माइकल शोलोखोव की लिखी हुई कहानी है, वो है एंड क्विट फ्लोज द डॉन। डॉन नदी धीरे धीरे बह रही है, डॉन नदी। जी तो वो 100 साल का इतिहास है, अच्छा क्विट फ्लोज द डॉन, जी कि कैसे लोग रहते थे, कैसे शादियां होती थी, कैसा होता था, कैसे लड़ाई में जाते थे, और लड़ाई में होने के बाद में मेल मर जाते थे, जी पुरुष मर जाते थे, महिलाएं कैसे करती थी, किसी के साथ भी ज़िंदगी गुजारने की उनकी स्वतंत्रता होती थी। खैर अपन और दूसरी बातों में हाँ भटक हाँ, तो गए। मूल बात यह है कि जो बसाहट की शुरुआत वो वहाँ से वो हुई। जी इस तरह से हुई। यानी श्रीकांत वर्मा ने भी बहुत लिखा है जी मगध के बारे में और पाटिलपुत्र के बारे में। जी वो एक जगह लिखते हैं कि हे पथिक, जी मगध जाना हो जी तो उसका रास्ता पूछना हो, जी उस जगह जाना हो तो एक बात सोच लेना, अपने साथ किसी सोडसी कन्या को मत ले जाना, जी नहीं तो वहाँ किसी को भी पकड़ करके किसी सैनिक की पत्नी घोषित कर देते हैं जी और तहाँ वो गुलामी की ज़िंदगी जीती है, उसको घर से निकलने नहीं देते और उससे बच्चा पैदा करते रहते हैं। जी वहाँ आजकल धातु के हथियार बनने लग गए हैं। जी यानी पहले जैसे लकड़ी और पत्थर के हथियार बनते थे, तो बोले वहाँ धातु के हथियार बनने लग गए हैं जो एक साथ सैकड़ों आदमी को मार सकते हैं। भाई पत्थर से मारे तो पत्थर गायब, जी लकड़ी से मारे तो लकड़ी टूट गई, उसके बाद तो फिर नई लकड़ी खोजनी पड़ेगी। पर यदि तलवार से मारे, भाला से मारे, जी तो वो तो वैसे ही है, जी जी हथियार भी आदमी कट गया। जी हथियार सुरक्षित है। लड़ाई की मतलब जैसे हर कोई लड़ाई कोई जीता है, जी जी जो भी कोई लड़ाई जीता वो नए अस्त्रों से लड़ा जीता। जैसे चंगेज खान ने पहली बार बारूद का उपयोग किया था। जी विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य यदि किसी के पास था जी तो लुटेरे चंगेज खान के पास था। आधी दुनिया का वो मालिक था एक टाइम में। जी चंगेज खान मूलतः मंगोल का था। जी बहुत सी बातें हैं। हाँ वो गुप्त काल में वो शादियाँ चालू हुई जी और ससम कह लीजिए चाणक्य की नीतियों के कारण से। जी और जब शादियाँ चालू हुई जी तो परिवार को बसना है, हाँ खेती उसके लिए रोजगार बना। खेती रोजगार बनने से, परिवार बनने से, जी जैसे एक जगह किसी का खेत बोने के लिए पूरा गांव चला जाता था, पहले भी जाते थे, जी आज भी जाते हैं, रिश्तेदारों बहन बेटियों को बुला करके खेती करते हैं लोग। जी जी उस समय भी वैसे ही होता था, जी। कभी किसी का खेत में चले गए, कभी किसी के खेत में चले गए। ज़मीन का बंटवारा और राजस्व वगैरह तो अकबर के टाइम में ही चालू हुई थी। जी। वो तो बहुत बात की बात है। गुप्त काल तो मतलब 2600 साल समझ लो, जी बौद्ध काल 2500 साल। जी 1952 या 54 में जी बौद्ध का 25वीं सदी बनाई गई जी थी। जी तो भगवान बुद्ध के आसपास की ही है ये जी। गुप्त काल जी वगैरह। जी तब चालू हुआ है शादी ब्याह। जी उसकी आचार संहिता नहीं बनी थी, शादी ब्याह की। हाँ खाली जी दबाव से ही रहते थे। आचार संहिता नहीं बनी थी कुछ। वो आचार संहिता बनाई तुलसीदास ने, जी मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी जी मर्यादा पुरुषोत्तम। वो
तब बसाहट चालू हुई है, जी बस्तियां बसनी चालू हुई। जब ये देखें गंगा का किनारा बहुत उपजाऊ है, जी जी शुरू से दो आब है ऐसा समझ लो। हाँ जी जहाँ हरिद्वार पार हुई गंगा, हाँ जहाँ पहाड़ियों से निकलकर पैठार में आई, हाँ मैदानी इलाका, जी, हाँ, जी। तो पूरा इलाका पूरा उपजाऊ है। कुछ भी डाल दो हो जाएगा, जी। दूहरी फसल हो जाएगी, तिहरी फसल हो जाएगी, कोई भी चीज़ डाल दो तो पैदा हो जाएगा, उसको बढ़ भी जाएगा। जी वो खेती चालू हुई, जी वो वहीं चालू नहीं हुई, बहुत जल्दी फैली। जी जैसे अपने यहाँ अभी देखते देखते 10-15 साल के अंदर दोहरी फसल होने लग गई। क्या पहले नहीं हो सकती थी क्या? पर जमीन तो वही है, वो लोग हाँ, भी वही है। जब से हसदों का पानी मिलने का इंश्योरेंस हो गया, जी। खूटा घाट का पानी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा इसका पता नहीं था, पर हसदों का पानी पक्का मिलेगा इसलिए दोहरी फसल चालू हो गई। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल किसी के लिए प्रचार की जरूरत नहीं है कि आदमी अपने आर्थिकी से सबसे होशियार आदमी है कि वो जानता है कि मेरे को कैसे अनाज मिलेगा, कैसे मेरे को खाना मिलेगा, कैसे मेरे को सम्मान मिलेगा, कैसे मेरा रुतबा बनेगा। हर आदमी जानता है इस बात को। तो उसके हिसाब से फिर गांव बसे, पंचायतें बनी, सरपंच बने। अब उसके बाद तो हजारों साल गुजरते गए, कभी मुगल आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। वो एक मुगल कालीन इतिहास है। वैसे फ्रांस में अलग इतिहास है, तो इंग्लैंड का अलग इतिहास है, तो मिस्र का अलग इतिहास है। एक और धारा चली अवस्थी जी, बोले सभ्यता का विकास पहले कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई पक्की राय नहीं है, हर एक का मत मतांतर अलग है। पर कहा गया कि भाई यूनान, टर्की और ग्रीस में पहले हुआ, कुछ ने कहा नहीं मिस्र में पहले हुआ, इजिप्ट में। इजिप्ट में हिब्रो और फेरा लोगों का, हिब्रो लोग मतलब वहाँ के गुलाम। अब एक तो सवाल ये होता है, आदमी जानवरों में गुलाम तो हम जानते हैं कि बैल भैंस को बेचते हैं, बकरी को बेचते हैं, ऊँट को बेचते हैं, घोड़ों को बेचते हैं, पर आदमी को भी बेचते हैं। कल्पना करिए। बहरहाल यह है कि सभ्यता का विकास वहाँ से हुआ। बाद में तो टोडरमल या राजा टोडरमल ऐसा समझ लो आप कि उन्होंने ज़मीन के बंटवारे के बारे में कि इसकी ज़मीन कैसे उसकी होगी, उसकी होगी, पटवारी की व्यवस्था, राजस्व की बस व्यवस्था, ये सब राजा टोडरमल ने बनाई। ये बात दूसरी है कि उस समय भी दबंग लोग अपने नाम में पूरी ज़मीन को, और ख़ास करके अंग्रेज़ों के टाइम में ये बात बहुत चली कि मालगुजारी वसूली के लिए गांव की 80% ज़मीन को मालगुजारों ने अपने पास रख लिया। यानी 82% लोगों के पास मुश्किल से 16-17% ज़मीन थी खेती की, और 14% लोगों के पास में 80% ज़मीन थी। ये वो उस समय पंचायत की व्यवस्था थी और कोई न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं थी, तो अंग्रेजों ने चालू किया कि भाई इस तरह से जज बनेंगे, ऐसा फैसला देंगे, लिखित कागजों में फैसला होने लग गया। नहीं तो पहले तो जहांगीर के मामले में तो यह है कि घंटा बजाओ तो हाँ वो न्याय मिल जाता था, तो झगड़े ही कम होते थे, पंचायत में ही सुलझा लेते थे, उनके जुर्माना उर्माना करके ऐसा वैसा। वो जो उस समय की विवाह की प्रथा थी वो बड़ी माफिक थी, परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। अब इन 2500 सालों में परिवार का विकास हुआ, गांव बसने लग गए, और उससे जैसे जैसे पंचायती बढ़ने लगी, लोगों की बसाहट की या जो शहरों की, गांव की प्लानिंग जैसे, उसके बाद मैं उस विषय पर भी आऊँगा कि आज के संदर्भ में पर बात करें तो छोटे गांव बड़े गांव में बदल रहे हैं, बड़े गांव कस्बे में बदल रहे हैं, कस्बे बड़े शहर में बदल रहे हैं, बड़े शहर महानगर में बदल रहे हैं। ये तो एक अलग क्रम है और आज वहाँ पे परिस्थितियाँ काफ़ी बदलती चली जा रही हैं। पिछले 1-2 दशक के भीतर तो इसमें और ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा जी। तो वो जो बदलाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि वो उसमें कितनी प्लानिंग है, या वो क्या जो शुरुआत के दौर में जिस तरह से लोग बसे होंगे
आज उसमें कितना बदलाव आपको दिखाई देता है? देखिए, प्लानिंग कुछ नहीं हुई जी पहले। बीच में लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ था, वो डिफ्यूज हो गया। जी 2 एक्ट कभी लागू नहीं हुए। जी। कौन कौन से? एक तो लैंड सीलिंग एक्ट और एक शारदा एक्ट। शारदा एक्ट मतलब शादी की उम्र का एक्ट। बाल विवाह। हाँ, वो कभी लागू नहीं हुआ। जो बाल विवाह पहले होते थे आज भी हो रहे हैं। हाँ, हालांकि कम तादाद में हो रहे हैं। हाँ। और अब बच्चे खुद अपनी शादी खुद कर रहे हैं, माँ बाप नहीं कर रहे जी। हैं। पहले माँ बाप ही करते थे। अपने भारत में शादियाँ माँ बाप ही सगल करते थे, उसका उत्सव मनाते थे। बच्चे तो उस समय मोहरे थे जो उनको दूल्हा और दुल्हन बना करके सजा दिया करता था। तो बात की हालात है। हाँ। अब रह गई बात, आपने पहले भी शायद से सवाल उठाया था जी। कि ये शादी आज के दिन कितनी प्रासंगिक है। हाँ। उसके पीछे की कारण बताऊं मैं आपको। पहले जो शादी थी वो परिवार समाज की शादी, समाज में फलाने जगह की शादी फलाने जगह से हो रही, भाई फलाने से हो रही, उसका लड़का है उसकी लड़की। उसके बाद पारिवारिक शादियां होने लग गई। आज पूरी तौर से व्यक्तिगत शादियां हो रही हैं। लड़की पसंद करेगी कि लड़का ठीक है कि नहीं, मैं इसके साथ रह सकूंगी कि नहीं। मैं किसी भी हालत में बाराद्वार नहीं रह सकती, श्रीनारायण में नहीं रह सकती, मेरे को तो नागपुर चाहिए या रायपुर कम से कम। हाँ। बिलासपुर भी छोटा शहर है। जी। उसको भी ये सिलेक्शन का अधिकार उस लड़की को है, क्योंकि वो वीणा पाणी राजस्थान से पढ़ के आई है, या विशाखापट्टनम से पढ़ी है, या बेंगलोर से पढ़ी है, वो पढ़ी है। और उसका हस्बैंड भी पढ़ा है, या जो भी हो भावी लड़का है जिससे बात चल रही, वो बोले उसका जॉब लग गया है बड़ोदरा में, अच्छा जगह है। हाँ। वो अब वो बात परिवार से निकल करके, माँ बाप के हाथ से निकल करके व्यक्तिगत हो गया। अब वो व्यक्तिगत होने के बाद जो दुर्गुण होता है, उन पर किसी का दबाव नहीं है, न लड़के पर न लड़की पर। 4 साल रहे, 6 साल रहे, एक आध बच्चा पैदा हो गया, नहीं हुआ, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। भैया आज जो शादियां हुई अपने यहाँ इलाके में, आज से पहले ऐसा समझ लो आप, तो उस पर माँ बाप के भी दबाव है, ससुराल पक्ष का भी दबाव है, रिश्तेदारों का भी दबाव है कि फलाना भैया क्या कहेगा, कि वो फलानी हमारी बहन है, वो क्या सोचेगी, वो आ जाएगी तो मैं कैसे डाइवोर्स लूँ। आजकल कुछ नहीं सोचना है। अंतरजातीय शादियाँ हो रही हैं, अच्छी बात है। अंतरजातीय शादियाँ होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा, पर उसके साथ में उसका दबाव ख़त्म हो गया। खाली लीगल है, बस दबाव बन जाता है बस। एक अच्छी बात ये हुई है कि पूरा कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, लेकिन शिक्षा का विकास, शिक्षा का विस्तार, आत्मनिर्भरता लड़के लड़की दोनों की, इसके कारण से जो आज़ादी मिल रही है, वो आज़ादी को तो हम मतलब उसका तो स्वागत करना ही चाहिए कि वो आज़ादी है उनको, और वो आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमको तो किसी तरह का इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या ख्याल है इसमें? नहीं, वो बिल्कुल आज़ादी मिलने के सिवाय साथ में वो निरंकुश आज़ादी है। वैसे अलग किस्म का शब्द है, उसमें किसी किस्म का दबाव नहीं है, वो अपनी नैतिकता का ही दबाव है, जैसे फॉरेन में होता है। हाँ। और किसी का दबाव नहीं, न समाज का, न बड़े का, न छोटे का, न और किसी किस्म। सो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है आज। लड़की यदि कमा रही है तो गाइडिंग हो जाती है, अपनी जेठानी को वो काम बताती है, भले ही वो देवरानी बन के आई होगी, पर यदि वो शिक्षिका बन गई तो वो अपने सास को और अपने जेठानी को काम बताती है। लेकिन शोषण का जो पुराना तौर तरीका था, उससे बदलाव आके आज की जो एक खुली हवा है, ये भी तो एक अच्छा संकेत है, ये मानना चाहिए। हमको तो एक समझ लेना चाहिए, मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको सीखना है कि कैसे एडजस्ट करना है, उसको आप बदल नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। आप टर्निंग पॉइंट नहीं हो। समय तो बदल रहा है, आपको बदलना है। आपको बदलना है।
हम न चलेंगे तो चल देंगी राहें वाली बात है ना जो। ठीक ठीक ठीक। तो राहें तो वही है, पर उसमें चलने आना चाहिए आपको। ठीक बात है। बहुत बात हो गई जी, वही वही मैं कह रहा था कि आपके पास तो अनुभव की खदान है, और हम आगे भी समाज जीवन के संदर्भ में जो जैसा जिन चीज़ों को आपने देखा है उस पर बात हम लगातार करते रहेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं जो जिनसे हम न केवल उन विषयों को समझें, बल्कि ये समझें कि उससे कुछ सीख ले सकें भविष्य के लिए। ये आपके अनुभव का लाभ लेके हम इन बातों पर आगे भी करते रहेंगे। आपने आज जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप समय देंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।